स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है HP सोलंकी। दरअसल हाल में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों को असली शिवसेना मानकर उन्हें अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया है और इस समूह द्वारा सचेतक की नियुक्ति को वैध ठहराया गया है। इसके साथ ही 10वीं अनुसूची के तहत तकनीकी कारणों से उद्धव बाल साहेब ठाकरे समूह के 14 विधायकों को भी अयोग्य ठहराया गया है। अब आपको 10वीं अनुसूची का परिचय करा दें। 1960 और 70 के दशक के दौरान विधायकों के अपनी मूल पार्टियों से दल बदल ने कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी, जिससे निर्वाचित सरकारें गिर गईं। इस विषम परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में करके 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून अस्तित्व में लाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कानून दल बदल और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इस कानून को लाने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की गरिमा सतत रूप से बनी रहे। वैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम है, क्योंकि वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन याद रहे, आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी, क्योंकि विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। दूसरी तरफ 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की अवधारणा प्रचलित हो गई थी। अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा तो इसका आधार क्या होगा? तो बता दें, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है और 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। हालांकि दल बदल अधिनियम के अपवाद भी हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। अब आपको संविधान की अन्य सूचियों से परिचय करा दें। पहली अनुसूची, इसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनसे संबंधित प्रावधानों को वर्णित किया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों की परिलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों आदि का प्रावधान देखने को मिलता है। अगर तीसरी अनुसूची को देखें तो इसमें प्रमुख संवैधानिक पदों और मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान को उल्लेखित किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। वहीं 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रमुख प्रावधान हैं। 7वीं अनुसूची में विभिन्न विषय मामलों के लिए 3 सूचियां शामिल हैं, जैसे संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेशी मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची, इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि, जिसके लिए केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। संवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, विवाह आदि जैसे संयुक्त महत्व के विषय शामिल हैं, जिनके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची इसमें शामिल है। वैसे 9वीं अनुसूची को जोड़ने का उद्देश्य कुछ नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना था कि वह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, और अंतिम व 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HP सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।